टू 3R क्लासेस घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश शासन का भारतीय राज्य व्यवस्था पर या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। हम कल इसके नोट्स और कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज अपनी क्लास से कंटिन्यू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखेंगे। आज का पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में दिया गया है जजमानी है ये, इसका किससे संबंध होगा? उत्तर भारत में चलता था ये। 12 बलूट ये था महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। जजमानी उत्तर भारत, 12 बलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। यूपीपीएससी द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया गया था, जो कि गलत है। आप इसका सही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जजमानी उत्तर भारत में है, 12 बलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? जो ब्रिटिश भारत था उसमें सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 40% व्यय होता था। ये हम लोगों ने कल के नोट्स में देखा था। देखिए कितना नया सवाल है, आरओ में पूछा गया है 2021 में ही। यद्यपि कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, जिसको हम लोग ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसकी सही परिभाषा नीचे दिए गए किस कथन में आती है? देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे, या भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश का दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो बहुत पूछी जाती है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्न में से किसने निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निकास या बहिर्गमन का सिद्धांत ये दादा भाई नौरोजी ने ही प्रतिपादित किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर। कथन और कारण दोनों सही है। कथन उसकी कारण की व्याख्या भी करता है। बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत में धन संपत्ति एवं इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई आर्थिक, वाणिज्य या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिए जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था, वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं, बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास को अप्रतिफलित निर्यात का रूप धारण कर लिया गया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए, जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग, कोयला एवं सोना एवं वित्तीय संस्थाएं जैसे थी बैंक है, बीमा, वित्तीय निगम में, जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी के धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी गई और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया गया।
अतः स्पष्ट है कि कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर या आर.सी. दत्त? सही इसका आंसर हो जाएगा विकल्प, तीनों ही सही हैं। ये भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। नाम याद रखिएगा इनका। 1870 से 1905 ईस्वी के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वे थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे तथा आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक, ये है समाचार पत्र द हिंदू जिसे आजकल हम लोग बहुत पढ़ते हैं, इसके संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो ये बाल गंगाधर तिलक करते थे, आर.सी. दत्त भी करते थे, एम.जी. रानाडे, जबकि सर सैयद अहमद खां इनके ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह 1901 में प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा? किसकी पुस्तक? ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक वर्ष 1901 में लंदन के एस. सोनेशन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अभी बताया, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1907 ईस्वी ने 1865 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस दल से इन्होंने टिकट पर चुनाव लड़ा था? उदारवादी दल या लिबरल पार्टी से। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में किसने पुस्तक लिखी थी? ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत या इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर इसका दोनों ही सही है। ये भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। ये औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था, इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी। इन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। इन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की व भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। इन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इन कथन पहला वाला ही सही है। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी। गाइस, आज की क्लास में इतने ही। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय।